संविधान में केवल लिखे होने से आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है, वो लेने होंगे। जो 2-2.5 हजार साल तक हमारे लोगों के पास अधिकार नहीं थे, वो अधिकार बहाल किए गए और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग समाज में पैदा हुआ। शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, बैकवर्ड क्लास में, माइनॉरिटी में। ये जो पढ़े लिखे लोग निर्माण हुए, बड़ी संख्या में सारे देश भर में निर्माण हुए। लगभग 2 करोड़ नौकरियां है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एटोनॉमस बॉडीज, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है भारत सरकार के, राज्य सरकार के, एटोनॉमस बॉडीज के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। तो इसमें 2 करोड़ नौकरियां है। अगर हम 50% नौकरियों की बात करें तो इसमें 1 करोड़ नौकरियां SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों को मिलना चाहिए। वो नहीं मिली हुई है। इसके बावजूद भी 25-30 लाख लोग जो हैं हमें सारे देश भर में दिखाई देते हैं। तो ये सारा का सारा 1848 से लेकर 1956 तक जो हमारे महापुरुषों के द्वारा संघर्ष चला, उसके बदौलत हमारे पढ़े लिखे लोगों को अधिकार मिला। इसलिए जिन पढ़े लिखे लोगों को यह अधिकार मिला, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग जिन महापुरुषों की बदौलत अच्छा जीवन जी रहे हैं, मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पीछे रहे हुए जो समाज है, गांव देहात में रहे हुए समाज के जो लोग हैं, उनको उसी तरह का मान सम्मान का जीवन जीने के लिए उपलब्ध कराने का संघर्ष करे। ये अपेक्षा हमारे महापुरुषों की थी। बाबा साहब आम्बेडकर की भी पढ़े लिखे लोगों से ये अपेक्षा थी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग उनके आंदोलन के बदौलत निर्माण हुआ, उन लोगों से ये उम्मीद थी उनकी कि वो पढ़ा लिखा वर्ग हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे। क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए 5 बड़े साधनों की जरूरत होती है। बुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के बल पर फैसले लिए जाते हैं। जिन लोगों को सही फैसले लेना आता है, वही लोग नेतृत्व कर सकते हैं, वही लोग आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले नंबर का साधन है बुद्धि, दूसरे नंबर का साधन है पैसा। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि नहीं, पैसा पहले नंबर का साधन होना चाहिए। पहले नंबर का साधन पैसा नहीं है, पहले नंबर का साधन बुद्धि है। अगर बुद्धि हमारे पास है तो हम नेतृत्व करने लायक बन सकते हैं। यदि हम नेतृत्व करने लायक बन सकते हैं तो आंदोलन के लिए पैसा खड़ा करने लायक बन सकते हैं। जो बुद्धिजीवी आदमी है, जो नौकरी करने वाला आदमी है, अगर वो संगठन में आ गया, संगठित क्षेत्र में आ गया, तो वो अपने घर में खूंटी को कपड़े टांग कर तो नहीं आएगा, कपड़े पहन कर आएगा। तो कपड़े में पैकेट भी होगा, पैकेट पे पैसा भी होगा, तो पैसा भी आएगा। तो बुद्धि के बाद पैसा ये दूसरा महत्वपूर्ण साधन है जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के पास होता है। तीसरा साधन है हुनर।
जैसे मैं यहां माइक पर बोल रहा हूं, तो यहां हर आदमी को अगर ये कहा जाए कि आओ 5 मिनट बोलो, तो बोलने के लिए उनको दिक्कत होगी। हर आदमी को बोलना नहीं आएगा, तो बोलने का हुनर है। क्या बोलना चाहिए और ज्यादा बड़ा हुनर है, क्यों बोलना चाहिए ये और ज्यादा बड़ा हुनर है। तो तीसरा जो साधन है, बड़ा साधन है, वो हुनर है। और चौथा साधन है समय। अगर आपके पास आपके परिवार के लिए समय है और आंदोलन के लिए समय नहीं है, तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा? आंदोलन के लिए भी समय होना चाहिए। केवल आदमी अपने परिवार में ही सारा का सारा समय लगा दे, आंदोलन और संगठन खड़ा करने का काम ना करे, और उसके परिवार पर कोई संकट आ जाए, अत्याचार हो जाए, तो उसकी मदद करने के लिए संगठन कहाँ है? वो अकेला क्या कर लेगा? अगर उसके ऊपर अत्याचार हुआ, संगठन चाहिए। तो संगठन निर्माण करने के लिए समय की जरूरत है। ये चौथा साधन हो गया। पांचवा साधन है श्रम, मेहनत, परिश्रम। अगर हमारा बच्चा बीमार हो गया, तो हम कभी ऐसा कहते, बाजू वाला जो हमारा जो नेबर है, उसको हम कहते कि भाई साहब, ये मेरा बेटा बीमार हो गया है, उसको जरा हॉस्पिटल में ले जाओ। तो वो बोलेगा, अरे तूने बच्चा पैदा किया, तू इतना भी समय तेरे पास नहीं है, या इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहता कि तू अपने बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाए। तो अपना काम है, अपना मकसद है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें ही मेहनत करनी होगी, हमें ही परिश्रम करना होगा। कोई दूसरा हमारा काम करने वाला नहीं है, हमें करना होगा। तो ये 5 बड़े साधन हैं। ये पांचों के पांचों साधन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के पास उपलब्ध है। जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, उसके पास ये पांचों के पांचों साधन है। उसके पास बुद्धि है, उसके पास पैसा है, उसके पास हुनर है, उसके पास समय है, उसके पास अगर मेहनत करना चाहे अपने मकसद के लिए तो मेहनत कर सकता है। तो ये पांचों साधन उसके पास है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ये अपेक्षा करते थे कि ये पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जो वर्ग है, वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे। जब उन्होंने देखा कि ये केवल अपने बाल बच्चे और बीवी के बीच में ही, अपने परिवार में ही लगा हुआ है और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, इस वजह से दुखी होकर बाबा साहब आम्बेडकर को ऐसा कहना पड़ा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बात है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को जो अपेक्षा बाबा साहब आम्बेडकर की थी कि वो आंदोलन के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम दे, ये देने का काम करे। ये उपाय, अगर ये काम वो करना शुरू कर दे तो फिर ये माना जा सकता है कि वो बाबा साहब आम्बेडकर को अपेक्षित कार्य कर रहा है। अगर वो व्यक्ति साल में एक बार 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन मनाने का काम करे और ये कहे कि मैं तो बाबा साहब आम्बेडकर का जो उपकार है उस उपकार की उतराई कर रहा हूं, 365 दिन में एक दिन काम कर रहा है, 364 डेज में वो काम नहीं कर रहा है, तो कोई आंदोलन निर्माण नहीं होगा। आपको जो संविधान ने अधिकार दिए, उस अधिकार को, संविधान में लिखे हुए जो अधिकार है, वो अधिकार संविधान आपके घर में लाकर देने वाला नहीं है। संविधान में लिखा है, मगर वो लिखा हुआ अधिकार
आपके घर में संविधान लाकर देने वाला नहीं है। वो अधिकार लेने के लिए आपके पास संगठित शक्ति चाहिए, आपके पास आंदोलन चाहिए। वो आंदोलन आपको अधिकार दिलवा सकता है। संविधान में केवल लिखे होने से आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है, वो लेने होंगे। और उसको लेने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, आंदोलन का निर्माण करना होगा। ये काम हमको करना होगा, ये ध्यान हम लोगों को रखना होगा। अपने आप संवैधानिक अधिकार हम लोगों को मिलने वाले नहीं है, हम लोगों को ये काम करना होगा। दूसरी बात, जो दूसरा विषय रखा गया है, वो दूसरा विषय है जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी। बाबा साहब अंबेडकर ने कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से 4 बड़े शेड्यूल तैयार किए और उसको संवैधानिक मान्यता है। ये हमारे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, वो मैं बात आपको बता रहा हूं। ये संवैधानिक मान्यता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जितनी अछूत जातियां हैं उनकी संख्या 1703 है। ये भी मुझे नहीं लगता कि ये पढ़े लिखे लोगों को पता होगा। ये जो जिसके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है ऑल इंडिया में, उसकी 1703 जातियां हैं। वो सारे जातियां 1703 टुकड़े हैं ब्राह्मणों ने किए। 1703 टुकड़े ब्राह्मणों ने इसके 1703 टुकड़े किए। बाबा साहब अंबेडकर ने वो सारे 1703 टुकड़ों को एक नाम दिया और वो संवैधानिक रूप से नाम दिया शेड्यूल कास्ट। किसी भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को अगर कोई बाह्य आदमी पूछे कौन हो, तो जवाब शेड्यूल कास्ट, वो जवाब देता शेड्यूल कास्ट। पहले ये बनने के पहले जब पूछा जाता था कौन हो, चमार हूं, जाटव हूं, बंगी हूं, वाल्मीकि हूं, पहले लोग ये कहते थे। अभी जो है वो लोग जो है वो कहते हैं शेड्यूल कास्ट। तो एक हमारी पहचान, संवैधानिक पहचान, संविधान ने ये नाम दिया है शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट नाम की कोई जाति नहीं है, ये 1703 जातियों का समूह है। 1703 जातियों को एक नाम दिया। 1935 को सेकंड इंडिया एक्ट बना। ये बाबा साहब अंबेडकर के बदौलत सेकंड इंडिया एक्ट में अंग्रेजों के द्वारा 1703 जातियों को शेड्यूल कास्ट का नाम देने में बाबा साहब अंबेडकर कामयाब हो गए। उसके बाद 42 को बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया 1703 जातियों का। दूसरा है शेड्यूल ट्राइब, 801 ट्राइब्स है। ट्राइब्स को हिंदी में कहते गण, और हिंदी में उसको और एक नाम है जनजाति। मगर ये जो ट्राइब है ये एक नहीं है, ऐसे ट्राइब भी सारे देश भर में 801 है। वो सारे लोगों को एक नाम दिया शेड्यूल ट्राइब। उसका भी एक शेड्यूल बनाया, इकट्ठा किया। तीसरा, 340वें आर्टिकल के तहत ही 3743 जातियों को 3743 जातियों को एक नाम दिया गया ओबीसी। ये भी 340 आर्टिकल के तहत। ये तीसरा शेड्यूल, समझ रहे हो। और चौथा शेड्यूल है माइनॉरिटीज।
ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, मगर ब्राह्मण को माइनॉरिटीज के तौर पर मान्यता नहीं है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इन्हीं लोगों को माइनॉरिटीज के तौर पर संविधान ने मान्यता दी है। ये 4 बड़े शेड्यूल जो है संविधान ने बनाए, ये संवैधानिक रूप से बनाए हुए हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो 1703 जाति के अछूत है और शेड्यूल कास्ट है, वो लोग जब अपनी एक जाति के आधार पर संगठन बनाने का काम करते हैं, एक जाति के आधार पर, तो ये एक जाति को जागृत करने का काम जब कोई जाति करती है, तो 1703 जातियों की संख्या भारत में 18% है और एक जाति की संख्या 2%, 4%, 5% होगी, बहुत ज्यादा हुआ तो। अगर एक जाति का आप संगठन बना लोगे, जब 18% जाति को इकट्ठा करके आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। चुनाव में अभी अखिलेश यादव को 32% वोट पड़े। 32% वोट पड़ने के बाद भी बहुमत नहीं मिला। 41% वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा, इसको 32% पड़ा, 9% ज्यादा बीजेपी को पड़ा, चुनाव हार गए, बहुमत नहीं मिला। तो केवल एक जाति के लोगों को इकट्ठा करके ना आप बड़ा आंदोलन कर सकते हो, ना चुनाव में चुनाव जीत सकते हो। जब 1 बार, 2 बार, 3 बार चुनाव हार जाओगे तो फिर आप निराश हो जाओगे और सोचोगे यार बीजेपी में जाकर ही एमएलए बनाया जा सकता है, कांग्रेस में जाकर ही बनाया जा सकता है, उधर जाकर ही बनाया जा सकता है। और अंतिमता क्या होगा? आप फिर ब्राह्मणवाद का भक्ष बनोगे। तो एक सिंगल जाति का संगठन बनाने से अंतिमता आप ब्राह्मणवाद का भक्ष बनोगे, ये रिकॉर्ड है। इसलिए कम से कम आपको क्या करना चाहिए? कम से कम आपको, जिससे आपका बहुसंख्यांक हो जाए, इतने लोग इकट्ठा करने का काम करें। बाबा साहब आम्बेडकर जब उत्तर प्रदेश में आए, लखनऊ में और कानपुर में उन्होंने सम्मेलन किया, तब उन्होंने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में तो शेड्यूल का ट्राइब के लोग थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग इकट्ठा होने चाहिए। अब 21% शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश में और 54% ओबीसी। अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों इकट्ठा होते हैं, सारा राजनीति का समीकरण बदल जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, समझना होगा। बात समझा रहा, मैं भाषण कम करता हूं और बातें समझाने का प्रयास करता हूं ताकि बातें आपको समझ में आ जाए, जो मुझे समझ में आती है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें समझाई, हमने समझी, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उस तरीके से काम करना होगा। एक जाति के बजाय जो जाति का समूह 1703 जातियों का बनाया, उसकी संख्या 18% है और ओबीसी की संख्या 54% है। दोनों को मिलाओ, ये मिलाने का काम करना चाहिए। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब आम्बेडकर ने क्यों कहा? एक ओबीसी का डेलीगेशन उनको मिलने के लिए गया। ओबीसी का 10-11 लोगों का एक डेलीगेशन बाबा साहब आम्बेडकर को लखनऊ में मिलने के लिए गया और उन्होंने उनको कहा, बाबा साहब, आपके जैसा सफल नेता, योग्य नेता शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलने की वजह से ये 46 की बात है। जब वो मिलने के लिए गए कि आपके जैसा सफल नेता शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलने की वजह से देखो इनको कितने अधिकार मिले हैं, तो हम आपको अनुरोध करते हैं
शेड्यूल कास्ट के साथ साथ आप हमारा भी नेतृत्व करें। हमारे पास हमारा नेतृत्व करने लायक व्यक्ति नहीं है। तो इसी का संदर्भ लेकर बाबा साहब आंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहा कि राजनीति में हम भी अकेले चल रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है। अगर सफलता हासिल करनी है तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इकट्ठा आना चाहिए, और एक इकट्ठा आना चाहिए, एक मामला है। दूसरा है इकट्ठा लाना चाहिए। जिसको ज्यादा समझ में आता है उसको पहल करना चाहिए, जिसको कम समझ में आता है वो पहल नहीं कर सकता। जिसके बाद ज्यादा समझदारी हो, एक समझदारी की बात तो आप ज्यादा जानकार होना चाहिए, दूसरी बात आप ज्यादा समझदार होना चाहिए। जानकारी अलग बात है, समझदारी अलग बात है। समझदारी क्या है? जिसको जानकारी के अनुसार अमल करना आता है तो माना जा सकता है कि उसके पास समझदारी है। जिसको अमल करना नहीं आता है, जानकारी है, केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा, समझदारी होना जरूरी है। और समझदार आदमी वो ज्यादा होता है, ज्यादा समझदार माना जाता है जो समझदारी में अपने समाज को इकट्ठा करने का काम करे और अपने समाज को जो संवैधानिक अधिकार है, जो मिले हुए हैं, वो दिलवाने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण करे। ये काम करना जरूरी है। तो शेड्यूल ट्राइब के भी 801 टुकड़े हैं, उसके बाद 3743 ओबीसी के टुकड़े हैं। ये सारे टुकड़े 6247 टुकड़े हैं। आजादी के आंदोलन में ब्राह्मण लोग ये प्रचार करते थे, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति है। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति है, ऐसा ब्राह्मण कहा करते थे। तो अंग्रेजों ने हमारे लोगों को बांटा, हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने हमारे मूल निवासियों को 6247 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में बांटा, हिंदू मुसलमान। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6247 टुकड़ों में बांटा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि अंग्रेज ब्राह्मणों से ज्यादा खतरनाक नहीं थे, ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण थे। तो हम लोगों को जिन लोगों ने बांटा, टुकड़ों में बांटा, तो बांटने से बांटने वाले का फायदा हो रहा था, बटे रहने में हमारा कोई फायदा नहीं। इकट्ठा होने में हमारा फायदा है। और अगर हम ऐसा काम करते हैं तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी। ये करना जरूरी है, ये करना आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और केवल अपने जाति को जागृत करने का काम करते हैं, आज हमारे पास बामसेव के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो सारे देश भर में प्रयास किया गया, मैं 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा तब मैं नौकरी में लगा। 18 साल 3-4 महीने का था जब मैं डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए गया। तो वहां वीएन पाटिल नाम का एक व्यक्ति था। तो सुपरवाइजर ने कहा, ये वीएन पाटिल है, ये 6 महीने का आपको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि मैं 6 महीने का मुझे ट्रेनिंग लेना था सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वो वीएन पाटिल क्या करता था, शाम के 6 बजे तक मुझे सरकारी कामकाज का ट्रेनिंग देता था। 6 बजे के बाद बामसेव के मीटिंग को लेके जाता था, क्योंकि वो 2-2 ट्रेनिंग देता था। सरकार सुपरवाइजर ने उसको कहा है, इसको आप सरकार काम का ट्रेनिंग दे दो, तो वो मुझे 2-2 ट्रेनिंग देता था। एक ट्रेनिंग तो वो देता था सरकारी कामकाज का, दूसरा ट्रेनिंग देता था बामसेव के मीटिंग में। वो मेरा सुपरवाइजर था, ट्रेनर था, तो मैं टाल नहीं सकता था। तो मैं धीरे धीरे 18 साल 3-4 महीने के बाद बामसेव के मीटिंगों में जाना शुरू हुआ। और जब मुझे ये बात समझ में आई, कौन सी बात समझ में आई, कि अकेले दम पर
हम समाज का बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, तो मैं संगठित रूप से काम करना शुरू किया। तो आज मेरी उम्र 65 रनिंग है, तो 46 के लगभग साल हो गए। इतने समय से मैं काम कर रहा हूं, और इतने समय से काम करने के आधार पर आज हम लोग ये कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, अदर बैकवर्ड क्लास के और माइनॉरिटी के कम से कम 2400 से ज्यादा टुकड़े जोड़ने में हम लोग कामयाब हुए। 2400 से ज्यादा। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि आज 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में, भौगोलिक क्षेत्र में हमारा संगठन हमने फैलाया हुआ है इतने बड़े पैमाने पर। 2000 में खबड़े साहब का देहांत हो गया और मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई, तो उस समय 13 स्टेट में 140 जिलों में काशीराम जी कहा करते थे कि वामसेव संगठन फैला है 13 स्टेट में 140 जिलों में, आज 31 राज्यों में और 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ। इतना बड़ा संगठन हो गया है, इतनी विशाल संगठित शक्ति का निर्माण हो गया है, और इतने जाति के टुकड़ों को हम लोग जोड़ने में कामयाब हुए। हम ये नहीं कहते हैं कि 6000 के 6247 टुकड़े हम जोड़ने में कामयाब हो गए। शेड्यूल कास्ट के टुकड़ों को जोड़ने में हम कामयाब हो गए, शेड्यूल ट्राइब के टुकड़ों को जोड़ने में कामयाब हो गए, नॉमी ट्राइब के टुकड़ों को जोड़ने में कामयाब हो गए, एमबीसी के टुकड़ों को जोड़ने में कामयाब हो गए, ओबीसी के टुकड़ों को जोड़ने में कामयाब हो गए, माइनॉरिटी के, हमारे पास मुस्लिम्स कार्यकर्ता है, हमारे पास क्रिश्चियन कार्यकर्ता है, हमारे पास बुद्धिस्ट कार्यकर्ता है, जैन जो SC ST OBC के बैकवर्ड लोग हैं वो हमारे पास कार्यकर्ता है, सिखों के कार्यकर्ता है। यहां सिखों का कार्यकर्ता एक हमारा पत्रकार देख रहे हो, आपके सामने ही है। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। और लिंगायत कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता सारे देश भर में कार्यरत है। तो इस तरह से इतना बड़ा विशाल संगठन निर्माण करने का काम हम लोग करने में कामयाब हो गए। तो मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं या समझा रहा हूं, इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण हमने किया, और इस वजह से जो हमारा दुश्मन है ये संगठित शक्ति से डरा हुआ है। इतनी बड़ी संगठित शक्ति हो गई है, शायद कोई भी संगठन हमारे मुकाबले में, SC ST OBC माइनॉरिटी में कोई भी संगठन इतना बड़ा भारत में नहीं है। आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा निधि हमारे लोग साल भर में इकट्ठा करते हैं। कोई संगठन है हमारे समाज में जो 25 करोड़ रुपया सारे देश भर में इकट्ठा करता हूं? 300-400 से ज्यादा हमारे होल टाइमर काम करते हैं सारे देश भर। तो इतना बड़ा नेटवर्क सारे देश भर में हम लोग फैलाया हुआ है। जैसे हमारे एक साथी ने कहा, वैसी तरह से विदेशों में भी संगठन, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, गल्फ में, मिडल ईस्ट में, कई देशों में जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो तमाम लोग विदेश में हैं, उनके रिश्तेदार यहां वामसेप में काम करते हैं, वो वहां काम करते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण हम लोगों ने किया, और इस संगठित शक्ति का निर्माण करने की वजह से क्या हो रहा है, हमने किसी एक जाति को इकट्ठा करने का काम नहीं किया, और अगर किया होता तो यह ब्राह्मणवाद का भक्ष बन गई होती। हमने शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की
नॉमिनी टाइप की, एमबीसी की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की, तमाम लोगों को साथ में भाईचारा निर्माण किया। जहां जहां भी वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा मजबूत है, वहां ब्राह्मणवादी लोगों को फसाद करने के लिए मुसलमानों के विरोध में आदमी नहीं मिल रहे। आजकल आप लोग देख रहे हैं फसाद करने की बहुत कोशिश हो रही, मगर हो नहीं रहा है। हो रहा है? हो नहीं रहा, क्योंकि आदमी नहीं मिल रहे। ब्राह्मण जाके मुसलमान के घर पर हमला नहीं कर सकता, इसकी इतनी औकात नहीं है। वो तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सामने कर देता है। अब एससी एसटी ओबीसी को वामन में श्याम का गुरु मंत्र समझ में आ गया, तो भाई वो वामन का नहीं सुनता है, वामन का सुनता है। वामन का पहले सुनता था, पहले वामन का सुनता था, अभी वामन का सुनता है। तो वामन का ना सुनने से फसाद नहीं हो रहे, क्योंकि फसाद करने के लिए मैन पावर चाहिए, फसाद करने के लिए एससी एसटी ओबीसी चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। सारे देश भर में मस्जिदों का मामला, भोंगे का मामला, पोंगे का मामला हले खड़ा कर रहे हैं, मगर हो नहीं रहा है। सारे देश भर में कर रहे, कोशिश कर रहे, हो नहीं रहा है। किसी ब्राह्मण को मुसलमानों के बस्ती पर जाके हमला करने की औकात नहीं है। ये तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को करते थे इस्तेमाल, अभी वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से फसाद हो नहीं रहा है। तो मुसलमानों को भी मैं खास बात समझा रहा हूं कि मुसलमानों को भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जगाने में मदद करना चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग ब्राह्मण के जाल से मुक्त हो जाएंगे, उतना मुसलमानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। है समझ में? जब एक भी आदमी फसाद करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो मुसलमान निश्चिंत होकर सो सकता है। अगर मुसलमान एससी एसटी ओबीसी को जगाने के लिए मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, तो फसाद करने के लिए आदमी ही नहीं मिलेगा, तो मुसलमान निश्चिंत सो सकता है। नहीं तो रात में मुसलमानों को सोने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि पता नहीं साला रात में क्या होगा। मैं आपको इलाज बता रहा हूं, बीमारी आपको मालूम है, मैं इलाज बता रहा हूं। इलाज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इस वजह से इस देश में ये जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, इस संगठित शक्ति का हम लोगों ने, आपको प्रयोग के तौर पर अगर जानकारी चाहिए, तो हमने इसका कितनी बड़ी संगठित शक्ति हो गई है, तो हमने इसका भारत बंद करने के लिए इस्तेमाल किया। भारत बंद कोई गली मोहल्ला बंद करना नहीं है। कितना भारत बड़ा है भाई, 36 राज्य हैं देश के, 36 राज्य और केंद्र शासित मिलकर 36 स्टेट है। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी फ्लाइट में जाना है तो कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं। आप अंदाजा लगाओ कितनी भूमि है, इतनी ज्यादा भूमि है। और इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, छोटा मोटा देश नहीं है। और इस वजह से जब हम भारत बंद करते हैं, तो आपको बताता हूं, उदाहरण के लिए बताता हूं, 5 मार्च 2019 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद किया, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए। ये रिजर्वेशन का मामला था, इस वजह से मुसलमान इसमें शामिल नहीं हुए, केवल एससी एसटी ओबीसी के लोग शामिल हो गए। तो ये रोस्टर का मामला हल हो गया और नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ा। आप जानते हो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है? नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है। किसानों की तीनों कानून पीछे ले लिया, मगर एक भी किसानों से बात नहीं की। इतना अकड़ू आदमी है। कानून पीछे ले लिया मगर बात नहीं की किसानों से, इतना अकड़ू आदमी है। तो इस अकड़ू आदमी को हमने मजबूर किया पार्लियामेंट में कानून पास करने के लिए, और उसको कानून पास करना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा भारत बंद हो गया होगा। तभी तो भारत सरकार ने रिपोर्ट लिया होगा, सीबीआई से रिपोर्ट लिया होगा, आईबी से रिपोर्ट लिया होगा,
उसके आधार पर तो मानना पड़ा उसको। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, दूसरा भारत बंद हमने किया 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में। सीएए के विरोध में, ये सीएए कानून क्या है ये जानने के लिए थोड़ा जानकारी आपको देता हूं। ये आसाम में छोटे लेवल पर इसको लागू किया गया। आसाम में ये सीएए का कानून छोटे लेवल पर लागू किया गया था। 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। ये नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का क्या मतलब है? नागरिकता के अधिकार से वंचित करने से आप नागरिक ही नहीं माने जाते हैं, आपको अरेस्ट किया जाता है, आपकी सारी संपत्ति सरकार में जमा कर दी जाती है और आपको डिटेंशन कैंप में, जेल नुमा कैंप में बंद कर दिया जाता है। ये काम 19,48,000 लोगों के रेफरेंस में होने जा रहा था। उसमें मुसलमान कितने थे? अरे सुनो सुनो सुनो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, कम से कम यहां मत करो, वहां जाओ, बस्ती में जाके करो। वो यहां कम से कम मेरे पास तो कम से कम इकट्ठा रहो, बाकी अपने बस्ती में जाके झगड़ा करो। मैं आपको इकट्ठा करने के लिए आया हूं, तो इकट्ठा होने की बात समझो, इकट्ठा होने की बात समझो। साथियों, मैं आपको बात समझा रहा हूं। तो आसाम में जब ये तलवार टांगी गई तो वहां के SC ST OBC के लोग, वामसेफ के लोगों को मिले कि आप हमारी मदद करो। तो हमारे लोगों ने कहा कि वामसेफ अभी आसाम में इतना मजबूत नहीं है कि हम आपकी मदद कर सके, मगर वामसेफ मजबूत संगठन है, एक आदमी आपकी मदद कर सकता है, वो है वामन मेश्राम। कहा कहाँ मिलेगा? का दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में है तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। तो हमारे लोगों ने उनको लेकर आया दिल्ली, मेरी मुलाकात करवाई। मैंने उनको कहा आसाम की राजधानी गुवाहाटी में लोगों को इकट्ठा करो। तो लोगों को उन्होंने बड़ी संख्या में इकट्ठा किया, जो प्रताड़ित लोग थे। मैंने उनके सामने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का आंदोलन चल रहा था, तब आप लोग क्या कर रहे थे? तो हमारे SC ST OBC के लोगों ने मुझे कहा कि जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का आंदोलन चल रहा था तो हम उस आंदोलन में शामिल थे। हमारे लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग उस आंदोलन में शामिल थे। तो फिर दूसरा सवाल पूछा कि मैंने कहा जब आप शामिल ही थे तो अब आपकी क्या समस्या है? कहा हमारा ही नंबर लगा दिया, निकालने वाले लोगों में हमारा ही नंबर लगा दिया। यानी RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, BJP के लोग हमारे लोगों के पास आते थे और कहते थे कि ये बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं उसके विरोध में ये आंदोलन है, आप सहभागी हो जाओ। तो हमारे SC ST OBC के लोगों ने उन लोगों को साथ सहयोग दिया। और जब ये कानून लागू करने का समय आया तो 19,48,000 में 5 लाख मुसलमानों को निकाला, 14,48,000 SC ST OBC को निकाला। 75% SC ST OBC को निकाला कि तुम तो भारत के ही नहीं हो। जिन ब्राह्मणों का DNA विदेशी है उन लोगों ने SC ST OBC को ही निकालने का मामला शुरू कर दिया आसाम में। जब मैंने देखा कि ये तो सारा मामला बहुत ही क्रिटिकल है, मैंने कहा ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। अब ये आज से मेरी समस्या हो गई है। मैं दिल्ली वापस आ गया और दिल्ली वापस आकर 29 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में भारत बंद का ऐलान कर दिया। तो मुसलमानों को लगा, आप लोगों को जानकारी होगी कि मुसलमानों ने दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन शुरू करवाया था। शाहीन बाग आंदोलन का नाम मालूम है? वो इलाके का नाम है शाहीन बाग, वहां मुसलमान रहते थे, तो आंदोलन का नाम ही पड़ा शाहीन बाग आंदोलन। अब हमारे महाराष्ट्र में शाहीन बाग नहीं है, मगर आंदोलन शाहीन बाग ही चल रहा है, सारे देश भर में शाहीन बाग आंदोलन। अब यह शाहीन बाग आंदोलन को पब्लिसिटी भी अखबार वाले बड़े पैमाने पर दे रहे थे कि ये मुसलमानों का आंदोलन है और इस कानून से मुसलमानों को निकाला जाएगा। इसके पीछे BJP RSS की एक साजिश थी कि SC ST OBC के लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काया जाए।
मगर जब हमने सारे देश भर में लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इस कानून की वजह से 5 लाख लोगों को असम में निकाला गया और 14,48,000 SC ST OBC को निकाला गया, जब हमने सारे देश भर में लोगों को बताना शुरू कर दिया, तब लोगों को समझ में आया, अरे ये तो मामला मुसलमानों का नहीं है, अगर है भी तो ये दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का मामला तो SC ST OBC का है, दूसरे नंबर का मामला मुसलमानों का है। जब हमने SC ST OBC के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया तो मुसलमानों को लगा कि CAA का कानून तो पार्लियामेंट ने पास किया, अब ये कानून सारे देश भर में लागू होगा और सारे देश भर में मुसलमानों को निकाला जाएगा। इसलिए 29 जनवरी 2020 के आंदोलन में मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो गए। 5 मार्च 2019 को मुसलमान शामिल नहीं थे, मगर 29 जनवरी 2020 को मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो गए। जब मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो गए तो पहले से भी ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। जब पहले से भी ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया, मैं आप लोगों को एकता की बात समझा रहा हूं कि एकता से क्या हो सकता है, वो बात समझा रहा हूं। एक जाति समूह को लेकर के काम चलने वाला नहीं है, वो समझा रहा हूं। तो जब सारे लोगों को हमने इकट्ठा किया, भारत बंद किया, तो परिणाम क्या हुआ? वो पहले से ज्यादा भारत बंद हो गया। जब पहले से ज्यादा भारत बंद हो गया तो इसके 2 बड़े परिणाम हुए। CAA का कानून जिस RSS BJP और विश्व हिंदू परिषद के पहल से बनाया गया था, वो कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया। कितने लोगों को पता है? चलो 2-3 लोगों को पता है, 2, 4, 5, 10 लोगों को पता है, चलो अच्छी बात है। वो हमारे लोगों के द्वारा ही बताया गया और उन्होंने सुना होगा तो मालूम हो गया होगा, बाकी किसी को पता है नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो CAA का कानून पास किया, वो जब हमने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया, उसके बाद से वो कानून कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है। ये भारत बंद की वजह से, समझ रहे? अकेले शाहीन बाग वाले आंदोलन कर रहे थे, अकेले। ध्यान से सुनो, बहुत खास बात बता रहा हूं, समझ में आने के लिए थोड़ा दिमाग आपके पास जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका उपयोग करो, जो समझा रहा हूं। अकेले शाहीन बाग वाले मुसलमान जब इस कानून का विरोध कर रहे थे तो देश में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो रहा था। जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा होता है तो बीजेपी को फायदा होता है, RSS को फायदा होता है, विश्व हिंदू परिषद को फायदा होता है। जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाता है तो RSS बीजेपी को फायदा होता है। तो शाहीन बाग के आंदोलन से हिंदू मुसलमान हो रहा था, मगर जब हमने SC ST OBC के तरफ से पहल की और भारत बंद का ऐलान किया और मुसलमानों ने साथ दिया, तो SC ST OBC प्लस मुसलमान, ये भारत बंद हो गया। जब भारत बंद हो गया तो शाहीन बाग वाले आंदोलन ने जो कानून का हश्र करना चाहिए था वो नहीं हुआ। जब हमने भारत बंद किया तो वो कानून कचरा कुंडी में जाके पड़ा। शाहीन बाग से तो उनको फायदा हो रहा था क्योंकि वो केवल मुसलमानों का आंदोलन था और मुसलमानों के आंदोलन से हिंदू मुसलमान मामला बन रहा था, RSS को फायदा हो रहा था। मगर जब SC ST OBC के लोगों ने पहल करके भारत बंद किया और मुसलमानों ने समर्थन दे दिया तो SC ST OBC एक तरफ और दूसरी तरफ मुसलमान सारे इकट्ठा आ गए। इसका परिणाम ये हुआ CAA का कानून अभी भी कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है। हो गया, मुसलमानों को फायदा हो गया। मुसलमानों को खास तौर पर, इधर ज्यादा संख्या नहीं है, 10-5 लोग है,
10-5 मुसलमान है, मुसलमानों के सारे लोग 100% मिलाकर भी नहीं कर सकते थे। 100% मुसलमान इकट्ठा होकर भी जो कर नहीं सकते थे वो हमने करके दिखाया। क्योंकि जितने ज्यादा मुसलमान सड़कों पर उतरते उतने ज्यादा हिंदू इकट्ठा हो जाते। आया समझ में आया? और जितने ज्यादा हिंदू इकट्ठा हो जाते उतना ज्यादा मुसलमान का संकट बढ़ जाता। मैं हिंदुओं से निकाल रहा हूं SC ST OBC को अलग, अब कह रहा हूं ये हिंदू नहीं है। और ब्राह्मणों को चुनौती देके कह रहा हूं कि तुम्हारे कौन से धर्म ग्रंथों में SC ST OBC हिंदू लिखा हुआ है बताओ। किसी मुसलमान को पता नहीं है। मुसलमानों को पूछो तो कहता है SC ST OBC हिंदू है। उसको ये समझ में ही नहीं आता कि SC ST OBC को हिंदू कहने से मुसलमान हमें RSS के कैंप में ढकेलने का काम करते हैं। ये उनको समझ भी नहीं आता चौधरी साहब। राजनीति है, इतना आसान मामला नहीं है कि समझ जाए। SC ST OBC के लोग जितने हिंदू बनेंगे उतना संकट मुसलमानों का बढ़ेगा। SC ST OBC के लोग SC ST OBC जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना मुसलमानों का संकट खत्म हो जाएगा। SC ST OBC टर्म जो है सामाजिक है और हिंदू जो टर्म है वो धार्मिक है। जब SC ST OBC के लोगों को मुसलमान हिंदू के अकाउंट में जमा करते तो हिंदू का अकाउंट ब्राह्मणों का अकाउंट है, तो ब्राह्मणों के अकाउंट में आप लोग हमें क्यों जमा करते हो? संविधान ने हमें शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार दिया, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार दिया, OBC के नाम पर अधिकार दिया। जब आप SC ST OBC खत्म करके हिंदू बनाओगे साले हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। जब हम हिंदू बनते हैं तो अधिकार खत्म होते हैं, SC ST OBC बनते हैं तो अधिकार मिलते हैं। ये व्यवस्था बाबा साहब आंबेडकर ने बना के रखी हुई है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये कोई समझाने वाला नहीं देश में। मेरे अलावा किसी को समझ में ही नहीं आता तो समझाएगा क्या? तो इसलिए मैं आप लोगों को यह समझा रहा हूं कि CAA का जो कानून है ये कानून हमारी वजह से कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है। भाजपा के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत ताकतवर नेता है, कहते हैं बहुत शक्तिशाली नेता है। चलो मान लेता हूं बहुत शक्तिशाली नेता है। इस शक्तिशाली नेता ने जो कानून पास किया वो कानून पास पार्लियामेंट के द्वारा किया, वो कानून लागू ना होने देने वाला वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली है। वो तो नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा अच्छी बात है, थोड़ी समझ में आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा आ रहा है। विधानसभा में देखो ये 2020 में CAA कानून हमने लागू नहीं होने दिया, मुसलमानों का सबसे ज्यादा फायदा करवाया। 90% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट किसको दिया? वो लड़ा कभी? अखिलेश यादव लड़ा? ये मुसलमानों को समझ में नहीं आता, ये है संकट। कई मुसलमानों को मैंने पूछा जब ये लोग जिनको आपने वोट दिया वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे चुनाव के बाद तो क्या होगा तुम्हारा? मैंने पूछा कुछ मुसलमानों को, तुम लोगों का क्या होगा जब वो लड़ाई जिनको तुमने वोट दिया वो तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? तो बोलते आप तो है ना। क्या बोलते हैं, क्या बोलते? आप तो है ना। यानी लड़ाई लड़ने के लिए मैं और वोट देने के लिए। अगर मुसलमान इसी तरह से धोखाधड़ी करता रहेगा तो फिर दूसरे लोग भी मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी करने के बारे में सोचेंगे।
मुसलमान मुझे कंप्लेंट करते रहते हैं, इन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया। अब मैं मुसलमानों को कंप्लेंट करूंगा, आपने मेरे साथ धोखा किया। सबूतों के साथ बता रहा हूं, पब्लिक में बता रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं, सबूतों के साथ बोल रहा हूं। 32% वोट है अखिलेश को, उसमें 19% मुसलमानों का। निकालो अखिलेश का कितना है? 13। तो लोगों का 19, अखिलेश का 13। और वो तुम्हारी कोई लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, समझा मैं रहा हूं। सारे सबूतों के साथ बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, जो 19,48,000 लोग, जिसमें SC ST OBC को RSS के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, इन लोगों को हिंदू कब कब कहते हैं? SC ST OBC को जब चंदा लेना है तो हां हिंदू हो, वोट लेना है तो हिंदू हो, है? राम जन्मभूमि का आंदोलन करना है तो हिंदू हो, मंदिर की कमेटी बनाना है तो नहीं तुम हिंदू नहीं हो। कल्याण सिंह को नहीं लिया कमेटी पर, मर गया बेचारा, उसके लिए उसकी सरकार गई, मगर कल्याण सिंह को राम मंदिर की कमेटी में सदस्य नहीं लिया, उमा भारती को भी नहीं लिया, रितंबरा, ये जितने ओबीसी के लोग हैं एक को भी नहीं लिया, इनके पिछवाड़े पर लात मारा। हमारे लोगों को हिंदू क्या मतलब है यही समझ में नहीं आता। तो वो लोग कहते हैं, जब अधिकार देने का मामला आता है तो कहते हैं तुम लायक नहीं हो, कहते हैं तुम लायक नहीं हो। तो हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, यार ये क्या कह रहे लायक नहीं हो। हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है। डायरेक्ट लैंग्वेज क्या है? डायरेक्ट लैंग्वेज, तुम नालायक हो, तो हमारे लोगों को जल्दी समझ में, अरे साला गाली दिया। हमारे लोगों को जल्दी समझ में आता है, अरे गाली दिया। अगर वही बात इनडायरेक्ट लैंग्वेज में कहो, तुम लायक नहीं हो, वही बात है, तुम लायक नहीं हो मतलब नालायक हो। मगर लायक नहीं हो इनडायरेक्ट लैंग्वेज, नालायक हो डायरेक्ट लैंग्वेज। तो हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है, इनडायरेक्ट समझ में नहीं आती है। तो इसलिए मैं आपको बात समझा रहा हूं, ये लोग जिनको SC ST OBC को हिंदू कहते हैं, तो हम किसी मापदंड में हिंदू नहीं हैं। जब मैंने ये सारे देश भर में आसाम का उदाहरण देकर कहा कि 14,48,000 लोगों को इन लोगों ने नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, ये अभियान मैंने चलाया, जानते हो क्या परिणाम हुआ? अभी होम मिनिस्ट्री को एक व्यक्ति ने RTI में पूछा कि जो 19,48,000 लोग नागरिकता के अधिकार से वंचित किए गए थे, अब उसमें कितने रह गए हैं? तो होम मिनिस्ट्री ने लिख कर दिया 1,006। जब हमने अभियान चलाया, अरे तुम SC ST OBC को हिंदू कहते हो और हिंदुओं को ही तुमने नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, तो ये सारा षड्यंत्र सारे देश भर में एक्सपोज हो जाएगा और लोगों को मालूम हो जाएगा। ये मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए बीजेपी ने, RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने हमारे अभियान की वजह से अब केवल उसमें से 1,006 लोग रह गए। मुसलमानों का मामला भी खत्म कर दिया और SC ST OBC का भी मामला खत्म कर दिया। ये हमारे संगठित शक्ति के बल पर हुआ। जिस संगठित शक्ति के बल पर हमने भारत बंद किया, और भारत बंद करने के बाद RSS, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग बैठे, बैठने के बाद उन्होंने मनन चिंतन किया
कि हमने 50 साल मेहनत करके SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाया और मुसलमानों को SC ST OBC से लड़ाया। ये वामन मेश्राम ने एक ही झटके में एक तरफ SC ST OBC को इकट्ठा किया, दूसरी तरफ मुसलमानों को जोड़ दिया और हमारे 50 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। 50 साल लगाकर हमने जो मेहनत किया SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाने के लिए, मुसलमानों को SC ST OBC से भिड़ाने के लिए, SC ST OBC को मुसलमानों से भिड़ाने के लिए और मुसलमानों को SC ST OBC से भिड़ाने के लिए जो 50 साल हमने मेहनत की, सारी की सारी पानी में फिर गई। ये लोग इकट्ठा ना आए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे वही बात हो गई। ये बात समझा रहा हूं आप लोगों को। वैसे इतना आसान नहीं है ये बात समझना, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है, इसका संबंध राजनीतिक सत्ता के साथ में है। अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता चली गई होती तो उत्तर प्रदेश से सत्ता जाने से 50% सत्ता केंद्र की चली जाती है। अकेले उत्तर प्रदेश से अगर सत्ता चली जाती तो केंद्र की हनक 50% कम हो जाती। हनक शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, हिंदी ज्यादा शुद्ध है। औकात, औकात जल्दी समझ में आएगा। तो केंद्र सरकार की औकात 50% घट जाती। तो ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा। और इतनी ताकत और इतनी औकात आज हमारे आंदोलन में और संगठित शक्ति में है। इतनी बड़ी संगठित शक्ति हमने निर्माण की। उस संगठित शक्ति के बल पर हम लोग ये करने में कामयाब हो रहे हैं। इतना लंबा समय 46 साल लगाकर, इतना लंबा समय लगाकर इतनी बड़ी ताकत पैदा की। 674 जिलों में हमारा संगठन फैलाना है वामसेव का। ये आने वाले समय में जो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन सारे देश भर में चला रहे हैं, इस आंदोलन के बदौलत हम लोग हमारा आंदोलन आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी भविष्य में हमारा थ्रस्ट एरिया आंदोलन पर रहेगा, क्योंकि आम आदमी के लिए अगर काम करना है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए काम करना है, तो आंदोलन बढ़ाना होगा, आंदोलन को विशाल करना होगा, साधारण लोगों को आंदोलन में शामिल करना होगा। केवल पढ़े लिखे लोगों को आंदोलन में शामिल करने से आंदोलन जन आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करना होगा, तो गांव गांव में रहने वाले लोगों को शामिल करना होगा। अभी 25 मई को हमने भारत बंद का ऐलान किया, तीसरी बार। ध्यान रखो, अभी 25 मई, आज की क्या तारीख है? 12। आज से 13 दिन बाद भारत बंद का ऐलान है। सारे देश भर में भारत बंद की तैयारी है। लगभग 1,20,000 सेंटर पर भारत बंद करेंगे। 1,20,000 सेंटर पर हमारे लोग इकट्ठा होंगे और ट्रैफिक जाम करेंगे या जो करना है करेंगे। उसका सारा का सारा प्लान जो है लोगों को बताया जा चुका है। सारे देश भर में करेंगे। तो इस तरह से इस आंदोलन के लिए अभी तीसरे चरण में हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। तीसरी बार भारत बंद कर रहे हैं। इसका प्रथम नंबर का मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, देश का एजुकेशन मिनिस्टर ओबीसी, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, देश का धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ओबीसी। मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं। जंगलों में रहने वाले जानवरों की गिनती हो रही है, मगर देश में गांव में रहने वाले कुत्तों की, बिल्ली की, भेड़ बकरियों की, सुअरों की गिनती हो रही है, मगर इंसानों की, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, नोमैडिक ट्राइब के लोग अगर इस आंदोलन से ज्यादा जागृत हो गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो ओबीसी के लोगों को जागृत करने का काम करे। जितने जागृत होंगे उतने लोग आपके साथ आएंगे, जो नहीं होंगे उनको जगाने का काम जारी रखो। इस देश की
वर्ण की, जाति की, अस्पृश्यता की, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने की, महिलाओं के दास्ता की, ये सारी समस्या SC ST OBC के लोगों के इकट्ठा होने से खत्म होगी, ध्यान रखो, अन्यथा नहीं होगी। अगर आप पहल करके ये तमाम लोगों को जागृत करके संगठित करने का काम करने में कामयाब होते हो तो ये समस्या हल होगी। ये गुलामी की समस्या है, इसका समाधान तभी हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जिस देश में ब्राह्मणों की कितनी बड़ी ताकत है, वो देश के प्रधानमंत्री को अपने नियंत्रण में करता है। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ए रियल प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि ओबीसी का आदमी होकर ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। ये स्वाभाविक कहा जा सकता है? नहीं, इसे स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। कैसे स्वाभाविक नहीं माना जा सकता? मैं आपको उदाहरण देता हूं। गधे से गधा आदमी ढूंढो, होता नहीं है मगर ढूंढो। गधे से गधा, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और कुल्हाड़ी देने के बाद उसको कहो तुम्हारा एक कुल्हाड़ी से बाया पर काटो, तो गधे से गधा आदमी क्या कहेगा? गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं कि अपने ही हाथों से अपना पैर काट दूं। गधा जरूर हूं मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथों से अपना पैर काटूं। तब गधे से गधे आदमी को समझ में आता है तो नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता, इस वजह से कर रहा है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। नरेंद्र मोदी को समझ में आता है, हमारे से ज्यादा आता है। जब हमारे से ज्यादा आता है तो जैसा हम कर रहे वैसा वो क्यों नहीं कर रहा है? अगर उसने हमारे जैसा ही काम किया होता तो हमारा जैसा ही उसको सड़कों पर घूमना पड़ता, प्रधानमंत्री नहीं बनता। आया समझ? आया समझ? अगर वो हमारे जैसा ही करता तो फिर हमारे जैसा ही सड़कों पर घूमता, प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। इसलिए उसके पास हमसे ज्यादा समझदारी है, वो आरएसएस की गुलामी स्वीकार करता है और प्रधानमंत्री बन जाता है। प्रधानमंत्री मानने के लिए राजी हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण। आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड का क्या मतलब है? ए बाबा साहब अंबेडकर ने 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ जब झगड़ा हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को कहा हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर का और गांधी जी का झगड़ा ये नहीं था कि कोई निजी काम था। गांधी जी के खेती में बाबा साहब अंबेडकर के ढोर डंगर जाके चर रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर के खेती में गांधी जी के ढोर डंगर जाके चर रहे थे। ऐसा कोई मामला ही नहीं था, क्योंकि दोनों के पास खेती नहीं थी, ढोर डंगर होने का सवाल ही नहीं था। इसलिए ढोर डंगर के मुद्दे पर झगड़ा हो रहा था, ये नहीं था मामला। सिद्धांत का था कि यदि हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिले तो वो रिप्रेजेंटेशन रियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का आग्रह था रियल होना चाहिए। गांधी जी इस बात के बारे में राजी नहीं थे कि रियल रिप्रेजेंटेशन के गांधी जी विरोध में थे। तो नामधारी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे। नामधारी, नॉमिनेटेड मीन्स नामधारी। नामधारी भी आपको समझ में नहीं आता, नॉमिनेटेड भी आपको समझ में नहीं आता। मैं आपको देहाती आदमी हूं, देहाती उदाहरण देता हूं, और उदाहरण देने के पहले यहां हमारी महिलाएं हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, उदाहरण देना पड़ेगा इसलिए क्योंकि सवाल मुझे अकेले के समझने का नहीं है, आप सब लोगों को समझने का है। साथियों, गांव में शादी होती है तो शादीशुदा आदमी अपने दोस्त को परिचय देता है, ए मेरी शादीशुदा बीवी है। वो क्या बोलता है? ए मेरी शादीशुदा बीवी है। दोस्त पूछता है ये इधर जो औरत खड़ी है ये कौन है? ऐसी रखी हुई है। ये औरत कौन है? ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री। देखा,
नॉमिनेटेड कहा तो समझ में नहीं आया, नामधारी कहा तो समझ में नहीं आया, उदाहरण दिया तो समझ में आया ना। सवाल मेरे अकेले के समझने का नहीं है, सवाल जो मैं समझ चुका हूं वो बात आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये कह रहा हूं, इसलिए ये बता रहा हूं। तो इसलिए साथियों ये है समस्या, और इस वजह से हम लोगों को हमारा राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, आंदोलन को जन आंदोलन और जन आंदोलन को आत्मनिर्भर जन आंदोलन निर्माण करना जरूरी है। स्व के बल पर, हमारे अपने लोगों के बल पर, हमारे अपने ताकत के बल पर, हमारे शक्ति के बल पर, हमारे साधनों और संसाधनों के बल पर हमें अपना आंदोलन खड़ा करना है, तभी जाकर हमारा मामला हल हो सकता है, ऐसे ही नहीं होगा। इसलिए आपको अपील है, आप यहां बैठकर सुन रहे हो, आपको मैं कुछ बातें समझा रहा हूं, तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि जो बातें आपको समझ में आई, अपने अपने इलाके में, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में जाकर के ये बातें लोगों को समझाओ, और इसके आधार पर हम लोगों को इस देश में एक विशाल जन आंदोलन खड़ा करना है, व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना है, ताकि इस परिस्थिति में बदलाव लाया जा सके। जब तक ऐसा बदलाव नहीं लाया जाएगा, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, ये इससे मामला हल होने वाला नहीं है। काशीराम जी कहा करते थे, एक नागनाथ है, एक सापनाथ है, सापनाथ जाएगा तो नागनाथ आएगा, नागनाथ जाएगा तो सापनाथ आएगा। नागनाथ आ गया तो भी काटेगा, सापनाथ आएगा तो भी काटेगा, दोनों के पास जहर है, अगर काटेगा तो मरना हमारा तय है। इसलिए सापनाथ का विकल्प नागनाथ नहीं हो सकता, नागनाथ का विकल्प सापनाथ नहीं हो सकता। हमें अपना खुद विकल्प ढूंढना पड़ेगा, और वो विकल्प संविधान में, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें इस देश में क्या करना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। ये लक्ष्य घोषित किया। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के बारे में तो आप बोलते रहते हो, मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने यह संविधान किस लिए लिखा, तो उसने पहले पन्ने पर लिखा कि हमें यह संविधान क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, इसके लिए लिखा। केवल संविधान लिखा वो नहीं महत्वपूर्ण, संविधान किस लिए लिखा, उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, इसके लिए यह संविधान लिखा गया है। उसका उपयोग करेंगे तब होगा, और उपयोग करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए। संगठित शक्ति के बल पर ही ये करना संभव है, अन्यथा नहीं है। इसलिए आपको अनुरोध है, आपको अपील है कि आप फील्ड में जाकर लोगों को, जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं, आप लोगों पे जाकर संदेश दो, लोगों को तैयार करो, और एक विशाल आंदोलन खड़ा करना जरूरी है। ईवीएम ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। दो जानकारी बताकर समाप्त कर देता हूं। ईवीएम, एक पूरी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के लिए गया था, एक मुस्लिम आदमी मिला, उसने मुझे कहा, मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में 700-800 मुसलमान रहते हैं, मेरे परिवार के 15 वोट हैं, कम से कम 200-300 मुसलमानों ने मुझे वोट दिया होता, मगर मान लेता हूं मैं कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मगर मेरे परिवार के 15 वोट हैं। जब उस बूथ पर काउंटिंग हुआ तो 5 निकले, 15 लोगों ने वोट दिया, वोट निकले 5। मेरे परिवार के 15 लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे भाई मुसलमानों ने मुझे नहीं दिया, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं। मेरे परिवार ने 15 वोट दिया, काउंटिंग में बूथ में 5 निकले, 10 कहां गए? हो गया ईवीएम में वोटों की चोरी होते का सबूत। दूसरा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस मशीन में आपने वोट डाला, ऐसी मशीनरी खड़ी की गई थी जो हथियारबंद थी, सरकारी मशीनरी थी, और वो लोगों के पास एक मशीन हुआ करती थी। वो मशीन क्या करते थे, जिसमें जनता ने वोट डाला,
वो अधिकारी को कहते थे ये हमें दे दो, ये गाड़ी में डालो। कलेक्टर के पास जो गाड़ी मशीन जाएगी उसमें जो मशीन हम देंगे, जो ईवीएम आपको हम देंगे वो लेके जाओ, और जो लोगों ने वोट डाला वो हमारे पास दे दो। ये दो सबूत हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बदलने के लिए ये दो कारण है बड़े, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश का चुनाव बदला गया है। मेरी अभी भी केस है सुप्रीम कोर्ट में, और एक दूसरी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में मैं डालने वाला हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ओपन हो गया है, अभी मैं जाने वाला हूं। तो इस तरह से साथियों, ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी होगी। ईवीएम को खत्म किए बगैर लोकतंत्र को बचाया नहीं जा सकता, और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो 10 पॉइंट के लिए भारत बंद किया जा रहा है उसमें ओबीसी की जातीय आधार गिनती के साथ साथ ईवीएम का भी मुद्दा है। सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 10 मुद्दे हैं, सारे लोगों के मुद्दे हैं, सभी लोगों के लिए है। जिन लोगों को आने वाले भारत बंद में सहभागी कराना है वो सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुद्दे हैं। वो लोग अपने अपने इलाके में जाकर भारत बंद करें, अपने अपने दुकान खुद बंद करे, दूसरे की मार्केट बंद करे। अगर आप ऐसा करते हो तो ये भारत बंद सफल हो जाएगा और एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा। ये करना होगा, ये करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।